वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि तमस के लेखक कौन है। देखिए, तमस के अगर लेखक की बात करते हैं तो भीष्म साहनी जो हैं वो तमस के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की और भी अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि है मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, झरोखे, बसंती। ये सब जो है वो भीष्म साहनी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र से आप लोग रख सकते हैं विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना। ये डॉक्टर नागेंद्र की कुछ प्रमुख रचना है। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय। ये सब कुछ धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर आप बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इनसे आप याद रख सकते हैं उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तलघर पद में समास है। तलघर का मतलब होता है तल में है जो घर, और यहाँ प्रथम पद जो है वो क्या है, विशेषण है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष मतलब कि उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास से कहते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं तलघर, पीताम्बर, नीलकमल, पुच्छल तारा, काला पानी। ये सब में क्या है, कर्मधारय समास से है। नेक्स्ट है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु में दिग्गु समास है। देखिए, दिग्गु समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो यहाँ पे अष्ट धातु क्या है, दिग्गु समास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्गु समास है। इसके अलावा भी दिग्गु समास के कुछ उदाहरण याद रखिएगा, जैसे कि त्रिभुज हो गया, त्रियोगी हो गया, पंचपात्र हो गया। ये सब जो है वो दिग्गु समास की उदाहरण हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कह रहा है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन है। तो नाक पर गुस्सा होना का मतलब होता है कि तुरंत क्रोध में आ जाना। जैसे कि हम लोग एज फॉर एग्जांपल कहते हैं कि उसका तो गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, मतलब वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत क्रोध होना। नाक से पर आधारित कुछ अन्य प्रचलित मुहावरे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना, नाक काटना मतलब बदनाम करना, नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा या इज्जत चला जाना, नाक रगड़ना मतलब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना। ये सब कुछ नाक से इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो बहुत गहरा हो उसका मतलब होता है अगाध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसका मतलब होता है असूर्यप्रस्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है। आजाद शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न हो। और अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, जो कि आपके मन की बात जानता हो, मतलब हृदय की बात जानता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। आगे है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। आप लोग कारक और उसका विभक्ति बोधक चिन्ह पढ़े होंगे जब आप लोग जूनियर क्लासेस में होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, सपादान के लिए अपदान से, संबोधन काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अजीर है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें क्या है, संप्रदान कारक है, के लिए है, तो संप्रदान होगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग के कवि से था? तो ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग के। नेक्स्ट है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनियोक्ति अलंकार है। देखिए अंत्योक्ति अलंकार की अगर बात करते हैं तो ये होता कहाँ पे है, जहाँ किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके दूसरे के बारे में बात कहा जाए, मतलब पॉइंट बोलना किसी और के बारे में है लेकिन बोला जा रहा है किसी और को टारगेट करके, वहाँ अंत्योक्ति अलंकार होता है। ये फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे संगत में भी रह के बुरे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो बुरे ही बने रहते हैं। तो यहाँ पे फूल और कांटों का उदाहरण दिया गया है लेकिन लक्ष्य किसी और को किया गया है, टारगेट किसी और को किया गया है, तो यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मित्र तो पुल्लिंग है, सूचना स्त्रीलिंग है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे आज सूचना मिली कि आज क्लास नहीं होगा, तो सूचना मिली यानी सूचना क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो वायु का प्रवाची शब्द है? वायु का प्रवाची होता है हवा, पवन, समीर, अनिल, प्रभंजन, ब्यार, ये सब क्या है, वायु का प्रवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल। नेक्स्ट है कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए क्रिया एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जो जिसमें कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो है वो किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जहाँ की कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो है वो किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो राहुल ने केला खाया, हाँ यही सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस देखिए जब भी किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहेगा ना, तो वहाँ सकर्मक क्रिया ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हिमालय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो हिमालय का मतलब होता है हिम जोर आलय, हिमालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम जोर आलय यानी हिमालय। एक चीज़ और पूछा जा सकता है, हिमालय में संधि कौन सी है? तो हिमालय में दीर्घ स्वर्ग संधि है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो अघोष है? देखिए वैसा जो वर्ण होता है जिसके उच्चारण में आपस में जो स्वर तंत्रियाएँ होती हैं वो झंकृति नहीं होती है, उसको अघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, जैसे क, ख, च, छ, ये सब जो होगा वो क्या होगा, अघोष होगा। तो च जो होगा वो अघोष होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? शुभेच्छा का होता है शुभ जोर इच्छा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ जोर इच्छा। नेक्स्ट है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये आप लोग सबको पता है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक शब्द। जैसे राज और पुत्र मिलाकर बन जाता है राजपुत्र, स्वामी और भक्त मिलाकर बन जाता है स्वामी भक्त, जन्म और भूमि मिलाकर बन जाता है जन्मभूमि। तो ये सब क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंगारों पर लौटना का मतलब होता है कि ईर्ष्या में व्यथित होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या में व्यथित होना। जैसे कि आप एज फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जब आपका जॉब लग जाएगा तब आपके गांव के लोगों पर गांव के लोग जो होंगे वो अंगारों पर लौटना शुरू कर देंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या में व्यतीत हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें कह रहा है 21 से 23 नंबर क्वेश्चन में कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, पहला कह रहा है हैविंग और शोइंग नो इमोशन।
क्या है, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, उसको क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है, जो कि कोई इमोशन नहीं रखता हो या इमोशन नहीं दिखाता हो, और इंग्लिश में उसको एपैथिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एन एनिमल डैट कैन लीव इन वाटर एज वेल एज लैंड, एक ऐसा जानवर जो कहाँ रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फीबियन कहते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, और मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। आगे है एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ द लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, जब आप किसी के पास कोई लेटर देते हैं, सिग्नेचर के बाद कुछ उसमें रिमार्क लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट, जो कि लेटर में बाद में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो उसको कहा जाता है। आगे है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग का सिंपल सा मतलब है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर, गैलेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, वीर। अब वीर का उल्टा आप क्या कह सकते हैं, कायर। तो कायर किसका होता है, कॉर्डरली का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हर्टी। हर्टी का मतलब क्या होता है, जो आदमी एकदम से, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मिलनसार आदमी है, सबसे बड़े अच्छे से बात करता है, उसको हम लोग हर्टी कहते हैं। और इसका मतलब होता है क्या, इसका उल्टा यहाँ पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं अलूफ, इसका मतलब होता है अलग होना। ठीक है। नेक्स्ट है रीजन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शासन करना, कि उसका रीजन था, शासन कर रहा था। या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या, वो एकदम से प्रबल होना कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, शासन करना का मतलब दास वाला जो काम करता है वो होगा। तो एल्ड जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब क्या होता है, दासत्व। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 29 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ आपसे क्या आप पूछ रहा है, यहाँ आपसे साइनोनिम्स पूछ रहा है। कह रहा है चोक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गला घोटना। ठीक है। और अगर ये स्लैश का मतलब होता है काटना, तो ये तो नहीं होगा। चोप, चोप का मतलब क्या होता है, चोप का भी मतलब होता है काटना, चॉपर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पे रख कर काटते हैं, ये भी नहीं होगा। ब्लोक, ब्लोक का मतलब होता है गला घोटना, तो ये जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है जिसको कहते हैं कि एकदम से शानदार है, तो उसको मार्वेलस कहते हैं। डेंजरस नहीं होगा, चाइल्डिश नहीं होगा, इनोसेंट नहीं होगा, वंडरफुल होगा, क्योंकि वंडरफुल का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डिस्टरप्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तितर बितर होना। ठीक है। अब डिस्कस नहीं हो सकता है, डिसएग्री नहीं होता है, सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि डिस्टर्ब का मतलब या ऑब्स्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब जो होगा वो इसका एंटोनिम्स हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 30 से लेकर 32 तक दिया हुआ है, आइडियम फ्रेजेज दिया हुआ है, उसके बदले आपको एक सब चुनना है। कह रहा है कि सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लेफ्ट। पेइंग थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है, पेइंग थ्रू द नोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दाम से ज़्यादा पैसा दे देना, उसको कहते हैं पेइंग थ्रू द नोज। सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लेफ्ट। पेइंग थ्रू द नोज का यहाँ मतलब जो होगा वो हो जाएगा पेइंग टू मच। ठीक है, मतलब अधिक मूल्य देना, अधिक दाम देना। आगे है कि ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाई परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इस पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका जो मतलब क्रम जो है वो उलट पुलट देना। तो कह रहा है ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाई परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हॉर्स, मतलब वो घर खरीदने से पहले क्या कर लिया है, फर्नीचर खरीद लिया है, मतलब वो क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, मतलब वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। आगे है कि
egged you on? What egged you on to become a social worker? Egged on का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। क्या ऐसा था कि तुमको प्रेरित कर दिया कि तुम एक सोशल वर्कर बनोगे? तो प्रेरित करना का मतलब होता है अर्ग्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 33 से लेकर 37 तक के क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको भरना है। कह रहा है दोज हु ब्लैंक ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच। तो यहाँ हो गया दोज हु बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है कि डिंग हाँकना, ठीक है। जो रिच होते हैं वो डिंग नहीं हाँकते हैं कि वो क्या हैं, अमीर हैं। आगे कह रहा है कि दे ब्लैंक ए सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉय। तो देखिए, कैबिन का मतलब उसको एक जगह दिया है, वो हर एक एम्प्लॉय को क्या कर दिया है, एक सेपरेट केबिन दे दिया है। तो जब किसी को अलग अलग चीज़ें दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अलॉट करना, कि अलॉट कर दिया गया। अच्छा यही, लेकिन अगर कोई आदमी को काम दिया जाएगा, ये जगह के लिए तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई मैनेजर है, वो अपने सारे एम्प्लॉय को काम दे रहा है तो काम के टर्म में फिर असाइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जगह दे रहा है तो अलॉट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दे अलॉटेड ए सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉय। आगे है आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू ब्लैंक फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि फ़ोटोग्राफी को मैं एज ए सीरियस हॉबी ले सकूं। ठीक है, तो इनफ मनी टू क्या होगा, जैसे आप कोई डिग्री करते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो कोर्स हम क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू परस्यू फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज एनीथिंग इन द फ्रिज। हम रात में मिडनाइट में क्या हो रहा था, भूखा फील कर रहा था। कब, देयर वाज एनीथिंग, तब क्या था, देयर वाज एनीथिंग इन द फ्रिज, ब्लैंक एनीथिंग, मतलब ये भूखा फील कर रहे थे और कुछ फ्रिज में नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में ये सेंटेंस आपको ले जा रहा है। और जब भी निगेटिव डायरेक्शन में ऐसा कुछ सेंटेंस का यहाँ यूज होगा तो यहाँ होगा देयर वाज हार्डली एनीथिंग, मतलब ना के बराबर, जिसको आप कह सकते हैं, मतलब मुश्किल से कुछ हमको मिला, नहीं मिला फ्रिज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डली एनीथिंग इन द फ्रिज। नेक्स्ट है कि न्यूटन डिस्कवर्ड द ब्लैंक ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, न्यूटन डिस्कवर्ड द कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, सिद्धांत, ग्रेविटी का सिद्धांत दिए कब, जब वो वॉचिंग एन एप्पल, एप्पल को ट्री से नीचे दिखते देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 40 तक के। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज ए आंसर। मिसस्पेल्ड वर्ड को एज ए आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ किस चीज़ का मिसस्पेल्ड है, थ्रेटन्ड, यही है। इसका मतलब होता है धमकाना किसी चीज़ को, और इसका करेक्ट स्पेलिंग जो होता है वो होता है THRETENED। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है वॉइंग, बॉक्सिंग, वॉइंग सही है, बॉक्सिंग सही है, बाउंसिंग सही है, बिगनिंग का स्पेलिंग गलत है। बिगनिंग का स्पेलिंग क्या होता है, बिगनिंग का स्पेलिंग होता है BEGINNING। बिगनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत। फिर है कैपिलरी, मतलब होता है कोशिका, ये तो सही है। फिर है ऑक्जिलरी, यही गलत है। ऑक्जिलरी का स्पेलिंग जो होता है वो होता है AUXILIARY, ऑक्जिलरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था इंग्लिश सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सेक्शन को। कह रहा है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA वर्ष में पेश किया गया था। तो देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो था वो 2003 में पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। जो हमारे भारत की जो राजकोषीय व्यवस्था है उसी में अनुशासन लाने के लिए, सरकारी खर्च और घाटे जैसे जो चीज़ें हैं उस पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून को यही 2003 में तैयार कर दिया गया था, और फिर जुलाई 2004 से इसको क्या कर दिया गया है, इफ़ेक्टिव कर दिया गया है, मतलब प्रभाव में लाया गया है।
आगे है कि अर्थशास्त्र के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। एसएलआर का मतलब क्या होता है? एसएलआर का मतलब होता है सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो, और एक होता है सीआरआर जिसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ये भारत में ही है। बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में है, ये है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, क्योंकि संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वो किस राज्य में स्थित है? देखिए 1938 का अधिवेशन और 1939 का अधिवेशन, ये दोनों जो है वो सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में हुआ था। 1939 वाला ज़्यादा फेमस है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पटाभी सीतारमैया को पराजित करके त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हुए थे। लेकिन खैर, वो क्वेश्चन आपसे 1938 का जो हरिपुरा में हुआ था, तो हरिपुरा कहाँ स्थित है यह पूछ रहा है। तो हरिपुरा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर थॉमस मुनरो जो था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और सबसे पहले यह जो है वो बंगाल में लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुआ था, और उस समय अजात शत्रु का शासनकाल था, और अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है वो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगलिंग वेंकैया को दिया जाता है। तो अब भारतीय ध्वज की अगर बात करते हैं तो इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। एक चीज़ और ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक था नवीन जिंदल बांध, 2002 की बात है। इसी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि अब सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ निजी स्थानों पर भी कुछ शर्तों के साथ झंडा फहराने की अनुमति जो है वो न्यायालय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का उन्मूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? देखिए अभी तक तो किया गया है 3 बार। कब कब किया गया है? सबसे पहले किया गया है 1949 में, फिर किया गया है 1966 में, और फिर किया गया है 1991 में। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। मुद्रा अवमूलन का अर्थ होता है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मुद्राएं हैं उसकी तुलना में मूल्य में गिरावट करना ही क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि भी आकार की घाटी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? भी आकार, जब देखिए नदियों के द्वारा जो निर्मित घाटी है वो एक्चुअली ऐसे भी आकार का हो जाता है, उसी को भी आकार की घाटी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है वो युवा नदी के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? पंचायतों का पूछ रहा है। पंचायत के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछ दे लोकसभा सदस्य के लिए तो 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए पूछ दे तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? तो महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और इसका विवरण किस में किया गया है? इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो उदार शक्ति किसने किया है? मलेशिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट है कि 68वें फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यह दिया गया है सुराई पोटू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कॉन्फिस्केट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कंप्लेनेंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चूना जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ कपड़ों और कागज़ में विरंजक में किया जाता है और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहा जाता है? तो एक दोलन को अगर पूरा कर लिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में कौन पाया जाता है? 22 गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है और मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और पुरुष का गुणसूत्र जो होता है वो संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र होता है क्या? C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तक सूचकांक। इसके आगे फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिसके सॉल्यूशन जो है वो PDF के लास्ट में अटैच्ड है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो अपलोडेड है। जल्द ही आप लोगों को कुछ दिनों के बाद मैथ्स का सॉल्यूशन भी मैं करवा दिया करूँगा जब मेरे पास राइटिंग पैड अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा उसको यूज करना मुझे सही ढंग से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है वो किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल इंजन। देखिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा INAC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IDN का मतलब होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक्चुअली एक डाटाबेस, एक रिलेशनल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, यह पूछ रहा है। रैम है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है, फ्लैश ड्राइव नहीं है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति यानी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो जो द्वितीयक मेमोरी होता है वो जिसको कि बाह्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, वो नहीं होता है मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक स्मृतिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। URL क्या है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि CTRL+V को प्रेस करने पर क्या होता है? तो CTRL+V को प्रेस करने पर क्या होगा? सेलेक्ट किया हुआ जो आइटम है वो क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि CTRL+Z क्या होता है? तो CTRL+Z जो होता है वो पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करता है। CTRL+N पूछ दे तो ये नया डॉक्यूमेंट खोल देता है। CTRL+O पूछ दे तो ये पहले से जो सेव किया गया डॉक्यूमेंट है उसको खोल देता है। CTRL+S पूछ दे तो वो डॉक्यूमेंट या फाइल को क्या कर लेता है? सुरक्षित रख लेता है, यानी सेव कर लेता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है वो व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है?
तो किसका किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क पहचान का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ मॉनिटर है, फ्लॉपी डिस्क है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है। इनपुट पूछ रहा है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए को हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो CTRL+Q दबाना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CTRL+Q दबाना होगा। नेक्स्ट है कि Alt+Tab का एक शॉर्टकट है। तो Alt+Tab जो है वो खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का एक शॉर्टकट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1995 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि इंटरनेट का शुरू कहाँ हुआ था, तो ये एक्चुअली अमेरिका में रक्षा विभाग के द्वारा 1969 में एप्रानेट के विकास से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि टैब कुंजी यानी की का प्रयोग जो है वो किस लिए होता है? तो टैब की का प्रयोग जो होता है वो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, बिल्कुल सही है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, सही है। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट है कि पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है? व्यावसायिक वायरस पूछ रहा है। ठीक है। पहला अगर वायरस आपसे पूछता है तो उसका नाम था क्रीपर, जो कि यही एप्रानेट पर खोजा गया था। ठीक है, ये पहला वायरस था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा पहला व्यावसायिक वायरस कौन था? तो पहला व्यावसायिक वायरस था ब्रेन वायरस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि TCP और IP किसने बनाया? तो TCP और IP जो बनाया है वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। यही TCP और IP मॉडल आप पढ़े होंगे, जिसमें कि बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे कि नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी चीज़ें।